स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आने वाली स्टैटिक जीके के बारे में। एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, रेलवे है, डीआरडीओ है, इनमें आने वाली स्टैटिक जीके के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे टॉप क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, किस मंडल में ऊपर जाने पर तापमान स्थिर रहता है? तो इसका सही जवाब है समताप मंडल। इसका सही जवाब है समताप मंडल में। समताप मंडल की हम सभी मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल की बात करें तो इसकी 18 से 32 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में ही आ जाता है ऊपर ओजोन मंडल, जो कि 32 से 60 किलोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल जो कि 60 से 640 किलोमीटर तक होता है। और फिर उसके बाद में आता है बहिर्मंडल, जिसे कहते हैं एक्सोस्फीयर भी जिसे बोलते हैं। ये होता है 640 किलोमीटर से ऊपर। जितना भी है वो सब हमारा क्या है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की स्थापना की थी, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली भी चलाई थी। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का एक शासक था। खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी उसकी स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को ही एक उपाधि दी थी जिसे कहते हैं सिकंदर ए सानी। और इसने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को दक्षिण भारत में भेजा। और जलालुद्दीन ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। इसी की बेटी से इसने शादी कर ली थी। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक जो रेखा है वो किसी भी दो देशों के बीच में रेखा नहीं बनाती है। ये एक दिनांक को निर्धारित करने वाली रेखा है, जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। बात करते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है और इसे 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। फिर है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक के बीच में है, जिसे 15 अगस्त 1947 में निर्धारित किया गया था। अब बात करते हैं डूरंट रेखा की। तो डूरंट रेखा 1896 में बनाई गई थी। उस समय पर ये भारत और अफ़गान के बीच में थी, लेकिन वर्तमान में ये अफ़गान और पाकिस्तान के बीच में है। वर्तमान में कहाँ है? अफ़गान और पाकिस्तान के बीच में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये है यूरेनियम। यूरेनियम स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कहलाता है। यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसे 235 यूरेनियम 235। बात करते हैं थोरियम की। तो थोरियम जिसे मोनाजाइट भी बोलते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है भारत में? तो ये केरल राज्य में उसके समुद्र तट के रेत में पाया जाता है थोरियम। बात करें यहाँ पे पारद यानी कि पारा। पारा जो है वो -39 डिग्री पर जमता है, जिसे निम्न ताप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो ये कर देता है तनुकरण के द्वारा। इसमें क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड नमी को एब्जॉर्ब करके उसे विरंजक में कन्वर्ट कर देता है। इसी को क्या कहते हैं? तनुकरण। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं है? तो ये है जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है वो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं रेडियम की। तो रेडियम सबसे नया रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी खोज रॉबर्ट पियरे ने और उनकी पत्नी मैडम क्वेरी ने की थी। और यूरेनियम बात करें यहाँ पे यूरेनियम, तो यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो है 235, और इसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर फेंका था 6 अगस्त 1945 को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इसका सही जवाब है वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पीकरण अगर उनमें ज़्यादा हो जाएगा तो पौधे मुरझा जाते हैं। इसी में दो चीज़ें और जान लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक होता है जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम के द्वारा पौधे में जल व खनिज तत्व पहुंचते हैं जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम पौधे जो भी भोजन बनाता है वह उस पौधे के अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। जाइलम जल व खनिज तत्व को पौधों तक पहुंचाता है और फ्लोएम पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को उसके सभी भागों तक पहुंचाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर यानी कि जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वह उसे स्वयं से ना वसूल कर किसी और पर उसका वहन पड़ता है। तो ये है हमारा उत्पाद शुल्क। किसी भी उत्पाद पर लगाया गया कर कैसा कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। विमंदक, तो विमंदक होते कौन से हैं हमारे? तो विमंदक होते हैं D2O जिसे भारी जल बोलते हैं, और ग्रेफाइट। ये हमारे क्या कहलाते हैं? विमंदक या शीतलक। और न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करें विमंदक, ये तो न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए होते हैं, लेकिन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण कर लेता है? तो ये होता है हमारे कैडमियम या बोरॉन की रॉड। बोरॉन की छड़ को उसमें नियंत्रण के लिए डाला जाता है। अब बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो ये की थी फर्मी ने 1942 में। कब की थी? 1942 में न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो ये होते हैं रूपांतरित अग्र अंग होते हैं उनके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये है पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सन 2013 में इस मूर्ति का अनावरण किया था और इसकी ऊंचाई कितनी है? 72 फीट। इसकी
लगभग ऊंचाई कितनी है, 72 फीट। और पटना में एक और मुख्य चीज़ है, वो है बच्चा बैंक। यहाँ पर पटना में है, जो पूर्ण रूप से बच्चों द्वारा संचालित की जाती है। आगे, बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो ये हो जाता है क्वार्टजाइट में परिवर्तित। और बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है? तो ये है एक अवसादी चट्टान होती है, जो कि क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करें यहाँ पर सेल खड़ी, तो ये भी एक अवसादी चट्टान है। लिग्नाइट कोला ये भी एक अवसादी चट्टान है। और चूना पत्थर ये भी एक अवसादी चट्टान है। तो बात करें सेल खड़ी किस में परिवर्तित हो जाती है? तो ये परिवर्तित हो जाती है स्लेट में। और लिग्नाइट कोला किस में चेंज हो जाता है? तो ये हो जाता है एंथ्रोसाइट कोयला में। एंथ्रोसाइट कोयला में परिवर्तित हो जाता है। बात करें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है संगमरमर में परिवर्तित। और ये सभी कैसे हैं? अवसादी चट्टानें हैं ये सभी। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो ये फली फूली थी कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार कला और मथुरा कला दोनों ही कुषाण काल में फैली थी। अब बात करें कुषाण काल की, तो कुषाण काल के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फिसेस। क्या नाम था? कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी जो राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क अपनी गद्दी पर कब बैठा था? तो ये बैठा था 78 यानी कि 78 ईसा पूर्व में। और इसी ने ही, कनिष्क ने ही शक संवत चलाया। जो हमारा जो कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। ये किसने चलाया था? ये चलाया था कनिष्क ने। और इसे हमारे भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था इसे 22 मार्च 1957 को इसे भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। और इस कनिष्क का एक राज्य वैद्य था फेमस, जिसका नाम था चरक। राज्य वैद्य का क्या नाम था? चरक। चरक ने ही चरक संहिता लिखी, चरक ने। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी कनिष्क की? तो ये हुआ करती पेशावर और मथुरा। अब बात करें कुषाण काल के दरबारियों की, यानी कनिष्क के दरबारियों की, तो वो थे वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन और महाचेत। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो ये था वातापी के चालुक्य का। वातापी के चालुक्य की जो स्थापना की थी वो की थी जय सिंह ने। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि। और पुलकेशिन द्वितीय को एक और उपाधि प्राप्त थी, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिणा पथेश्वर। दक्षिणा पथेश्वर कहते हैं। अब बात करें पल्लव, तो कांची के जो पल्लव थे, इसकी स्थापना, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु ने। अब यहाँ पे बात करें कल्याणी के चालुक्य, तो कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? तो ये है एक नियामक अधिनियम। क्या है ये नियामक अधिनियम? ये क्यों बनाया गया था? तो इसका उद्देश्य था, जो हमारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसे ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था, कोई भी जो भी एक्ट बनाया गया था वो सबसे पहले कौन सा एक्ट बना था? वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका उद्देश्य, पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना, दोषों को दूर करना।
और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य पर कंपनी और इंग्लैंड की सरकार का संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन इसे बुलाता कौन है? तो इसे बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। इस संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो ये बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। अब यहाँ पर बात करें राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। और इस समय पर हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो ये हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होते हैं? यानी कि अल्फा कण किस परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं? तो ये हैं हीलियम। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इसकी रचना 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन के माध्यम से होती है। अब बात करें रेडियोधर्मित में अल्फा कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं अल्फा, बीटा और गामा कण। तो गामा जो रेज होती हैं उनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। बात करें यहाँ पर फोटोन की, तो फोटोन किसके परमाणु में पाया जाता है? तो ये है गामा किरणों के परमाणु में क्या पाया जाता है? फोटोन। और फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। किसने की थी? आइंस्टीन ने। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है एमपी व गुजरात में, तो ये बहती है। और निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर मैकाल पर्वत से ये निकलती है। और मैकाल पर्वत कहाँ पड़ता है? तो ये एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ता है। मैकाल पर्वत से और कौन कौन सी नदी निकलती हैं? तो ये निकलती हैं सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती हैं? मैकाल पर्वत से। और ये नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली और कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो ये हैं नर्मदा, माही नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और ताप्ती नदी। यहाँ पर बात करें कावेरी की, तो कावेरी नदी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। और कच्छ का रण कहाँ गए? गुजरात में। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी रामस्वामी नायकर ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। अब यहाँ पर नाम आया है भगत सिंह। तो भगत सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने की थी, भगत सिंह ने। दयाल दास, तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन से आंदोलन की? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। अब बात करें यहाँ पर दयानंद सरस्वती की, तो आर्य समाज इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय